आई होप यू आर वेल विथ योर फैमिली मेंबर्स। आज हम लोग नाइट्रिक एसिड को पढ़ेंगे। पी ब्लॉक से एक टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसके कौन कौन से इंडस्ट्रियल मेथड जो है यूपी बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इतनी सारी बातों के साथ शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बारे में बहुत प्राचीन काल से पता है, बहुत प्राचीन काल से पता है। प्राचीन नाम इसका एक्वा फोर्टिस था। ठीक है, भारतीय लोग इसे सोरे का अम्ल कहते थे। सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहा जाता था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम है वो एक्वा फोर्टिस। इसका प्राचीन नाम है। नाइट्रिक एसिड का जो प्राचीन नाम है वो एक्वा फोर्टिस है। इसे एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। भारतीय लोग इसे सूर्य का अम्ल कहते हैं। सूर्य का अम्ल कहते थे। ये इसकी दूसरी बात है, इसे सूर्य का अम्ल कहा जाता है। सूर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता था। पोटेशियम नाइट्रेट का एक नाम था सोरा, या इसे एक और नाम से जानते हैं इंडियन साल्ट पीटर। इसे इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। इसे इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सोरा जो है इंडियन साल्ट पीटर कहलाता है। इसे KNO3 कहते हैं, और इसी KNO3 की हेल्प से अम्ल बनता था। उस अम्ल को कहते हैं HNO3 यानी सोरे का अम्ल। तो इंडियन साल्ट पीटर KNO3 को कहते हैं। ऐसे एक और साल्ट पीटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं चिली साल्ट पीटर। तो ध्यान रखेंगे, एक और साल्ट पीटर है जिसे हम लोग कहते हैं चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, ये चिली साल्ट पीटर होता है भाई NaNO3, यानी हिंदी में कह सकते हैं चिली का सोरा, चिली साल्ट पीटर। ऐसे एक और होता है नॉर्वे साल्ट पीटर, यानी नॉर्वे का सोरा। ये सूत्र होता है इसका CaNO3 का होल ट्वाइस। तो चलिए हम लोग जानते हैं नॉर्वे साल्ट पीटर, ये चिली साल्ट पीटर। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट और इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट और इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो बेटा भारतीय सोरा हम लोग जान गए, इंडियन साल्ट पीटर, भारतीय सोरा या उसको साधारण सोरा भी कहते हैं, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर को चिली का सोरा कहते हैं। चिली साल्ट पीटर का मतलब चिली का सोरा। नॉर्वे साल्ट पीटर का मतलब एक नॉर्वे देश है, एक चिली देश है, जो नाइट्रेट जहां पाया जाता है उस देश के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। ये KNO3 भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है, भारतीय सोरा। ठीक है, NaNO3 चिली में पाया जाता है, इसलिए इसे चिली साल्ट पीटर, चिली का सोरा। ठीक है, नॉर्वे साल्ट पीटर, ये नॉर्वे में पाया जाता है कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में, तो इसको नॉर्वे का सोरा कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप जानने के बाद आप प्रयोगशाला में कैसे बनाते थे, लैब मेथड क्या है, नाइट्रिक एसिड को कैसे लैब में बनाते हैं, लैब में बनाने का क्या तरीका है नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में हम लोग जान गए हैं। नाइट्रिक एसिड के बारे में
नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 होता है। इसका लैब मेथड यानी लैब में इसको कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लैब मेथड क्या है इसका? लैब में बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी भारतीय सोडा या सोडियम नाइट्रेट के ऊपर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराते हैं। देखिए भाई कैसे रिएक्शन होती है। सोडा यानी KNO3 सांद्र H2SO4 यानी कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट है, इसी को इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है और इसकी क्रिया करा देते हैं बेटे H2SO4 सांद्र के साथ और गर्म कर देते हैं तो बनता है KHSO4, साथ में बनता है HNO3 और वेपर। ये जो नाइट्रिक एसिड मिलता है ये वेपर फेज में मिलता है, ये HNO3 है, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसी को कहा जाता है सोरे का अम्ल। ठीक है, इसी का प्राचीन नाम एक्वा फोर्टिस है, पहले मैं बता चुका। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। आपके पोटेशियम नाइट्रेट नहीं चाहते हैं, सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लीजिए। इनका प्रयोग करके आप KHSO4 बनेगा, सोडियम नाइट्रेट होगा तो NaHSO4 बनेगा और कुल मिलाकर के आपको नाइट्रिक एसिड वेपर फेज में मिल जाएगा और उसको आप ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये रिएक्शन लैब मेथड है। लेबोरेटरी में इस मेथड को अप्लाई करके नाइट्रिक एसिड को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। बेटे अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड कौन है, कौन कौन सी है? औद्योगिक स्तर। आप पहले समझ लीजिए सिद्धांत क्या है। औद्योगिक स्तर पर किसी भी पदार्थ के बनाने का जो मुख्य सिद्धांत ये होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहनी चाहिए और अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हाई होनी चाहिए। जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी जो कीमत है, उसकी लागत है, कम रहे और अमाउंट बहुत ज्यादा हो। ऐसे विधि को हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड में शामिल करते हैं। तो इसके लिए दो विधियां इस्तेमाल की जाती है। एक जो प्राचीन विधि है जिसे कहते हैं वर्कीलैंड एंड आइड मेथड। वर्कीलैंड एंड आइड मेथड है और दूसरी वाली विधि है जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। दूसरे वाले मेथड को हम लोग ओस्टवाल्ड मेथड कहते हैं। तो ये दो विधियां हैं जो नाइट्रिक एसिड को बड़े औद्योगिक स्तर पर बनाने को उपयोग की जाती है। वर्कलैंड आइड मेथड महंगी है और ओस्टवाल्ड मेथड सस्ती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि के बारे में जान लिया है, हम लोगों ने प्राचीन नाम जान लिया है, इसे क्यों कहते हैं सूर्य का अम्ल ये जान लिया। अब इस पर प्रश्न जो बनते हैं, सूर्य का अम्ल क्यों कहते हैं, नाइट्रिक एसिड का प्राचीन नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड किससे बनता है, प्रयोगशाला में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण लिखिए, नाइट्रिक एसिड को लैब में कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन दीजिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें जान लिया। अब चलिए मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूं और नया टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं वर्कलैंड आइड मेथड को स्टडी करता हूं। इसको मिटा देता हूं। चलिए अब मिटा दिया इसको। वर्कलैंड आइड मेथड के बारे में समझते हैं। ये नाइट्रिक एसिड बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है। औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसे वर्कलैंड आइड मेथड कहते हैं। इसी को आर्क मेथड भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है आर्क प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। आर्क प्रोसेस भी कहते हैं, वर्कलैंड आइड मेथड को ही आर्क प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है,
इस विधि में मुख्य सिद्धांत जो काम करता है वो ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं और 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई, NO बनता है और साथ में बनता है एनर्जी -43.2 किलो कैलोरी। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बारे में जान लीजिए कि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब समझ लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती इसके बाद होती है, उसे हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं, ऊष्मशोषी कहते हैं। तो ये अभिक्रिया ऊष्मशोषी है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा होने का मतलब एंडोथर्मिक है। अगर यहां प्लस लगा होता तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल गैसेस हैं। आप जानते हैं कि जो एयर होती है उसमें 78 to 79% तक नाइट्रोजन गैस होती है, 20 to 21% तक ऑक्सीजन होती है और थोड़ी बहुत मात्रा में और गैसें होती हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल गैसेस हैं और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करती है इतने टेम्परेचर पर। और ये जो इतना टेम्परेचर है, इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक आर्क देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक आर्क देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। ये इलेक्ट्रिक आर्क मेथड इसीलिए कहा जाता है इसे, और इसीलिए इसको आर्क प्रोसेस भी कहा जाता है। चलिए, जब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई, ये चूंकि ये जो गैस बनी है इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो गैस बन गई इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है और इलेक्ट्रिक आर्क के माध्यम से इतना टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। ये जो टेम्परेचर है वो इलेक्ट्रिक आर्क के माध्यम से होता है। रिएक्शन एंडोथर्मिक है और इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। अब बेटे जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इसको ठंडा करने के बाद फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बन जाता है 2NO2। इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इस गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 फिर से रिएक्ट करती है, पानी के साथ रिएक्ट करती है और HNO3 बनाती है और साथ में बनाती है NO। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग की एक गैस होती है और नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड में से केवल NO2 ही है जो अपना एक स्वयं का रंग रखती है, बकाया के नाइट्रोजन की सभी ऑक्साइड रंगहीन है। तो बेटे NO2 H2O से क्रिया करके HNO3 बना लेती है। अच्छा, वर्कलैंड-आइड मेथड में यह सिद्धांत काम करता है और इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बनाती है, NO फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बनाती है और NO2 H2O से क्रिया करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इस रिएक्शन को हम एक दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करें कि ये एक नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। जैसे ही इस पर ऑक्सीजन का अटैक होता है, इस पर ऑक्सीजन का अटैक होगा, O2 का अटैक होगा, तो ये बॉन्ड्स जो होते हैं, पाई बॉन्ड, जो कमजोर बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। और जब पाई बॉन्ड टूट जाएंगे तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये N2O2 है जिसे नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। N2O2 नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाती है।
ये NO के जैसे होती है, जो NO है वो यही है, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद इस पर फिर रिएक्शन हो जाती है, इस पर जो है फिर रिएक्शन हो जाती है, तो ये अब N2O4 बन जाता है। ये N2O4 बन जाता है। पहले ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ये जो रिएक्शन होती है नियर अबाउट 2000 टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होती है। ये बन गया, ये नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल यहां से इसको तोड़ देता है। वाटर मॉलिक्यूल यहां से इसको तोड़ देता है और HNO3 बना देता है और बनाता है HNO3। ये HNO3 बन जाता है जिसे हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वास्तव में जैसे ही पानी टूटता है, पानी इसको ब्रेक करता है, तो पानी में क्या होता है, H होता है और क्या होता है, OH होता है। वाटर मॉलिक्यूल में H होता है और OH होता है। OH जब बेटा यहां जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HNO3, ठीक है, और ये H यहां जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HNO2, और वो HNO2 साथ में टूट करके और NO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये केवल डायग्रामेटिक समझाने के लिए है। आपको एग्जाम में जो सिद्धांत इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बनाती है, NO ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बनाती है, और NO2 से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। और इसका जो व्यू है वो आप यहां देख सकते हैं, इस तरीके से ये बन जाता है। तो क्लियर। चलिए अब इसको जानने के बाद ये सिद्धांत जान लिया हमने कि सिद्धांत क्या काम करता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना लेती है। तो चलिए इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम के साथ हैं। वर्कलैंड आइड मेथड में जो डायग्राम प्रयोग में लाया जाता है वो आपके सामने है। देखिए भाई, इस डायग्राम में हमने तरीके से नंबर डाल रखे हैं। नंबर 1 ब्लोअर, एक एक करके समझते चलें। ब्लोअर का क्या काम होता है। ब्लोअर जस्ट लाइक जैसे भुट्टे भूनने वाले लोग रखे रहते हैं, उस तरीके से राउंड राउंड मूव कराते हैं और उससे हवा निकलती है, कोयले को गर्म करती है, आग को भड़काती है। लोहे का काम करने वाले भी लोग रखे रहते हैं अपने पास ब्लोअर, और एक तरीके से जैसे फूंकने की व्यवस्था होती है ना, वही सारी व्यवस्था यहाँ ब्लोअर काम करता है। ये ब्लोअर वही काम करता है। तो यहाँ एक ब्लोअर की व्यवस्था है, नंबर 1 दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ये विद्युत आर्क भट्टी है, इसको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कहते हैं। यहां विद्युत आर्क के माध्यम से टेम्परेचर उत्पन्न होता है 2000 से 3000 डिग्री सी, और इस भट्टी में ये मैग्नेट लगे रहते हैं। जैसे ही आर्क उत्पन्न होता है, ये मैग्नेट उस आर्क को पूरी भट्टी में छितरा देते हैं, फैला देते हैं, जिससे टेम्परेचर यूनिफॉर्मली पूरी भट्टी में हो जाता है। जैसे ही एयर, इस ब्लोअर का काम होता है एयर को इस भट्टी में भेजना। इस ब्लोअर का काम होता है, ये जो ब्लोअर लगा है, एयर को इस भट्टी में भेजना। एयर कैसी होनी चाहिए, उसके कुछ मानक हैं। एयर जो है डस्टलेस होनी चाहिए एंड CO2 लेस। डस्टलेस एंड CO2 लेस होनी चाहिए। ना तो उसमें डस्ट होनी चाहिए, ना ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए।
तो कार्बन डाइऑक्साइड रहित और धूल के कण से रहित वायु को ब्लोअर की सहायता से इस आर्क भट्टी में भेजा जाता है और इस भट्टी में टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? हम लोगों ने अभी सिद्धांत में पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और ये रिएक्शन 43.2 किलो कैलोरी एनर्जी लेकर के होती है। इट मींस दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। जब ये रिएक्शन होती है तो NO बनता है और बड़े आश्चर्य की बात है, यहां जो NO बनता है वो केवल 1% बनता है। इतनी भट्टी टेम्परेचर दे रही सब कुछ होने के बाद NO ओनली 1% बनता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो गैसियस मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर होता है। उसको तुरंत कूलर में ठंडा करते हैं। ये कूलर ठंडा करता है, कितना ठंडा करता है? ये करता है 1000 डिग्री सी तक, 1000 डिग्री सी तक ठंडा करता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को बॉयलर में भेजते हैं। ये बॉयलर 150 डिग्री सी तक ठंडा करता है। इसके बाद बॉयलर के बाद एल्यूमिनियम की नलियों में भेजा जाता है गैसीय मिश्रण और वो एल्यूमिनियम की नलियां यहां दिखाई नहीं दे रही हैं, वो टेम्परेचर 50 डिग्री सी तक कम कर देता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को ऑक्सीडाइजिंग टावर ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं। ऑक्सीकारक कक्ष में क्या होता है? NO ऑक्सीजन से क्रिया करता है और NO2 बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, NO ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये ऑक्सीकारक कक्ष का काम है। ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी कारण से इस कक्ष को ऑक्सीडाइजिंग टावर कहा जाता है। इसके बाद ये 5th नंबर का है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को आप देख रहे हैं, आपने आगे भेजा है कहां? एब्जॉर्प्शन टावर। इसको कहते हैं अवशोषण कक्ष। ये अवशोषण कक्ष में क्या होता है? ऊपर से जलधारा प्रवाहित होती रहती है। इसमें ये क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे, ये देखो क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे, ये क्वार्ट्ज लिखा है, ये क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हैं, ये सब क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं। ऊपर से जैसे ही पानी नीचे आता है तो उनमें NO2 गैस जल से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड ये HNO3 बन जाता है और HNO3 इधर जो है इस पॉइंट से HNO3 निकल करके बाहर आ जाता है और जो भी व्यर्थ गैसें बचती हैं वो इस चैम्बर से बाहर निकल जाती हैं और इस प्रकार से वर्कलैंड आइड मेथड से हम जो है नाइट्रिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या रिएक्शन होती है? हालांकि ये रिएक्शन हमने सिद्धांतों में बताई है। 3NO2 प्लस H2O गिव्स 2HNO3 प्लस NO। ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड इस तरीके से यहां एब्जॉर्प्शन टावर से नाइट्रिक एसिड हमें मिलता रहता है। लेकिन चूंकि यहां NO का परसेंटेज है ना, जो NO बनता है इसका परसेंटेज बहुत कम है। NO का परसेंटेज कम होने के कारण जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो कम शुद्ध होता है और कम सांद्र होता है और बड़ा महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि यहां तो कुछ लग ही नहीं रहा। नहीं साहब, यहां जो इलेक्ट्रिक खर्च होती है वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इतना टेम्परेचर जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिक खर्च करनी पड़ती है, बहुत खर्च करनी पड़ती है। इसलिए इस विधि का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए वर्तमान समय में यह विधि बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। इसकी तुलना में ओस्टवाल्ड विधि ज्यादा बेहतर मानी जाती है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला पार्ट ब्लोअर है, इसका काम है धूल के कण रहे, CO2 रहित वायु को फर्नेस में भेजना। ये फर्नेस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। इसको आगे कूलर में भेजते हैं। कूलर गैसीय मिश्रण को 1000 डिग्री सी तक ठंडा करते हैं। इसके बाद 150 डिग्री सी तक ठंडा करते हैं। इसके बाद गैसीय मिश्रण को ऑक्सीडाइजिंग टावर में भेजते हैं। यहाँ NO ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद गैसीय मिश्रण को एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं और वाटर ऊपर से प्रवाहित रहता है। गैसीय मिश्रण नीचे से ऊपर की ओर जाता है। गैसीय मिश्रण में जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेती है। NO बाहर निकल जाती है, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल जाती है और इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्री में निर्माण हो जाता है। ये नाइट्रिक एसिड की स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल मेथड है
और इस मेथड को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी तुलना में ओस्टवाल्ड मेथड ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो देख करके आप अपनी अटेंडेंस शो करना ना भूलें यूट्यूब पर, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का यही अकेला माध्यम है। आप ठीक से पढ़ें, अपने नोट्स तैयार करें, और कोई किसी प्रकार की समस्या है आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर जूम पर आकर के पूछ सकते हैं।